है ए कॉमा जीरो के ए कॉमा इन्फिनिटी के बीच में, तो ये लिमिट लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एक्स की पावर म्यू एफ एक्स एग्जिस्ट फाइनाइट, नहीं अगर ऐसा है कि लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एक्स की पावर म्यू एफ एक्स एग्जिस्ट करे तो हाँ, तो उसका जो एफ एक्स होगा वो कन्वर्जेंट होगा तो म्यू उसी ग्रेटर लिमिट, देन 1 के लिए कन्वर्जेंट होगा, और लेस देन वन के लिए, इक्वल लेस देन एंड इक्वल टू वन के लिए वो डाइवर्जेंट होगा। हाँ भाई, लेकिन डाइवर्जेंट में जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट में एग्जिस्ट करती है लिमिट। और नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। यस। देखो, न्यू टेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यू परीक्षा का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखो। तो लिखो जरा, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ एक्स के अपॉन 1 प्लस एक्स के पावर 2n dx। लिखो जरा, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल समाकलन, ये लिख लो 0 टू इंफिनिटी एक्स की पावर 2m अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n dx की अभिसारिता का परीक्षण करो। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल लिख लिया, एक्स की पावर 2m अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n वेयर m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, जहां m और n वेयर m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, जहां m और n धन पूर्णांक है। वेयर m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल x की पावर 2m अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n, जहां m और n धन पूर्णांक है। तो ये हमारा यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से लिखे, सॉल्यूशन करें इसका। सॉल्यूशन लिखो, और गिवन इंटीग्रल करके इसके दो हिस्से तोड़ने पड़ेंगे। बताओ इस इसके दो हिस्से क्यों तोड़ने पड़ेंगे? क्योंकि ए टू इन्फिनिटी मतलब ए ग्रेटर देन 0 होता है, इसलिए उसको ए टू इन्फिनिटी ले जाना पड़ेगा, तभी हम टेस्ट लगा पाएंगे। न्यू बिल्कुल। तो यहाँ पे जब तक ए ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तब तक टेस्ट नहीं लगेगा। तो इसको दो हिस्सों में तोड़ दो। पहले लिख लो, गिवन इंटीग्रल करके लिखो दिया गया समाकलन। तो गिवन इंटीग्रल, तो गिवन इंटीग्रल करके आयुषी क्या करें यहाँ पे, तो दो हिस्से कर दें इसके, 0 टू a कर दें और a टू इन्फिनिटी कर दें। तो इसे छोड़ दें 0 टू a, और ये तो रहेगा ही x की पावर 2m अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2n dx प्लस a टू इन्फिनिटी, a वैल्यू रहेगी यार a ग्रेटर देन 2। तो ये लिख लो जरा, गिवन इंटीग्रल करके लिख लो 0 टू a और a टू इन्फिनिटी यार a ग्रेटर देन 0, जहां a ग्रेटर देन 0, ठीक है। इतना हिस्सा लिख लो जरा। अब बताओ आयुषी, जो पहला इंटीग्रल है ये 0 टू a, ये कैसा है? प्रॉपर इंटीग्रल। कैसा है? प्रॉपर इंटीग्रल। प्रॉपर। तो हम केवल चेकिंग करेंगे इस इंटीग्रल की, a टू इन्फिनिटी
dx अपॉन ये x की पावर 2m इतना। तो लिखो फर्स्ट इंटीग्रल 0 to a लिखो प्रथम समाकलन फर्स्ट इंटीग्रल ये 0 to a x की पावर 2m अपॉन 1 प्लस x की पावर 2n dx is a proper integral। प्रथम समाकलन 0 to a x की पावर 2m अपॉन 1 प्लस x की पावर 2n उचित समाकलन है। और हर उचित समाकलन में आयुषी कैसा होता है? कन्वर्जेंट होता है। प्रथम समाकलन ये लिख लो इज प्रॉपर इंटीग्रल समाकलन उचित समाकलन है, इसलिए अभिसारी होगा। तो हम आयुषी कन्वर्जेंस किसकी चेक करेंगे? सर ए टू इंफिनिटी वाले की। कन्वर्जेंस फॉर a2 तो है देखो, इसलिए therefore we test convergence of integral a to infinity x की पावर 2m अपॉन 1 प्लस x की पावर 2m dx। आता है हम समाकलन ये लिख लो a to infinity x की पावर 2m अपॉन ये की अभिसारिता का परीक्षण करेंगे। टेस्ट कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल ये पूरा लिख लो, समाकलन ये लिख लो कि अभिसारिता का परीक्षण करेंगे। इसकी टेस्टिंग करने के लिए हमें म्यू टेस्ट अभी पढ़ा अपन लोगों ने। तो म्यू टेस्ट में सबसे पहले तो एफ एक्स लिखेंगे कि एफ एक्स कितना है। तो एफ एक्स डी एक्स होता तो ये एफ एक्स हो गया। तो देखो यहाँ एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2m अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2m। तो एफ एक्स इक्वल टू लिख लो जरा, एफ एक्स इक्वल टू, अब इसका म्यू टेस्ट जो होता है उसे याद होगा, लिमिट लेते हैं एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स की पावर म्यू एफ एक्स। उसकी लिमिट लो जरा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स की पावर म्यू एफ एक्स। आपका शोर हो रहा है पर उसमें दीवार टूट रही है तो तुम लोगों को थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन बोर्ड देखते जाओ और सुनते जाओ थोड़ा थोड़ा, जब सुनाई दे तो एक्स की पावर म्यू एफ एक्स सरल तो है ही, तुम लोग पहले भी पिछले टर्म पे भी पढ़ चुके हो ये टॉपिक। तो एक्स की पावर म्यू तो रहेगा और ये जो वैल्यू है इसको लिख लेंगे। तो एक्स की पावर म्यू रहेगा और ये रहेगा एक्स की पावर 2m अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2m। ठीक, तो यहाँ पे लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी क्योंकि अभी ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है। तो आयुषी बता, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म ना हो इसके लिए हमें न्यूमरेटर का ये x खत्म करना पड़ेगा। यस सर। न्यूमरेटर का x खत्म करने के लिए क्या करना, बोलो म्यू कितना हो, कितना ले लें हम म्यू जिससे कि ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म खत्म हो जाए। -2m फॉर्म है कितना, -2m -2m ले लेंगे तो ऊपर का तो x हो जाएगा लेकिन ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अच्छा रहेगा कि अपन इसको भी कॉमन ले लें पहले। जैसे इसको भी कॉमन ले लेंगे ना, x की पावर 2m को नीचे से, फिर म्यू डिसाइड करें कितना आता है। ठीक है, इसको कॉमन ले लो पहले तो, फिर म्यू डिसाइड करेंगे कितना आता है। ठीक है, इसको कॉमन लो पहले, ये डिनोमिनेटर जो x की पावर 2n है इसको कॉमन लेके ऊपर ले जाओ। जब इसको कॉमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का आईसी, इस चैप्टर का म्यू टेस्ट का सबसे ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद सेकेंड काइंड में भी एक क्वेश्चन इसी तरह का म्यू टेस्ट का है, वहां एक नहीं वहां 3-4 क्वेश्चन है। यहाँ तो ये एक ही क्वेश्चन जो बहुत आया, ये फर्स्ट काइंड है। जब भी इन्फिनिटी की बात करते हो तो फर्स्ट काइंड हो जाता है, तो ये फर्स्ट काइंड है। तो लिमिट
एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स की पावर म्यू, यहाँ एक्स की पावर 2n कॉमन ले लो, तो एक्स की पावर 2n कॉमन लेके तो ऊपर जाके एक्स की पावर 2m माइनस 2n अपॉन 1 अपॉन एक्स की पावर 2n प्लस 1। अब आप ऐसे बता सकती हो कि ये तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर तो 1 हो जाएगा, बस ये न्यूमरेटर को खत्म करने की कोशिश करो। तो म्यू कितना लेने पे न्यूमरेटर खत्म हो जाएगा, -2m + 2n। उल्टा ले लो इसका, तो 2m माइनस 2n है, तो इसका 2n माइनस 2m ले लो, तो अपने आप म्यू कैंसिल कर देगा, इसको काट देगा, ठीक है। तो तब बताओ उस समय इसकी वैल्यू कितनी आएगी लिमिट की, अगर ये म्यू इक्वल टू 1 2n माइनस 2m, तो उस समय x की पावर कट जाएगी ये, और ये 0 + 1, तो कितना आएगा, 1 आ जाएगी लिमिट। 1 आ जाएगा। तो इसकी लिमिट 1 तो आ जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि म्यू इक्वल टू 2n माइनस 2m हो। तो अगर हम म्यू इक्वल टू 2n माइनस 2m लेंगे, तो ये जो लिमिट है वो आ जाएगी 1। इसका मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी ये 1 होगा अगर म्यू इक्वल टू हम लेंगे 2n माइनस 2m। तो म्यू इक्वल टू 2n माइनस 2m लेने पे ये वैल्यू जो है वो 1। ठीक, अब वो तीनों बातें देखो, जो 1 है वो फाइनाइट एंड नॉन जीरो है, लिख दो, जहाँ 1 लिखा वहां लिख दो फाइनाइट एंड नॉन जीरो। ये तो और सुंदर, तो फाइनाइट एंड नॉन जीरो में अभी तो बताओ, अगर लिमिट फाइनाइट एंड नॉन जीरो आती है तो म्यू परीक्षण की दोनों कंडीशन लग जाएंगी। तो यस म्यू सर। टेस्ट से ये इंटीग्रल कब कन्वर्जेंट होगा और कब डाइवर्जेंट होगा बता पाओगी? तो न्यू ना ग्रेटर देन 1 होगा तब कन्वर्जेंट होगा, और लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा तब डाइवर्जेंट होगा। लिखो देयरफॉर बाय म्यू टेस्ट, लिखो अतः म्यू परीक्षण से, देयरफॉर बाय म्यू टेस्ट गिवन इंटीग्रल दिया गया समाकलन अभिसारी होगा, तो गिवन इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट होगा अगर म्यू ग्रेटर देन 1। तो अतः म्यू परीक्षण से दिया गया समाकलन अभिसारी होगा, गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा अगर म्यू ग्रेटर देन 1। तो म्यू ग्रेटर देन 1 का मतलब देखो यहाँ पे ये जो 2n माइनस 2m है ये ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो बताओ इसे 2n माइनस 2m 1 से बड़ा तभी हो सकता है जब n m से बड़ा हो, तो दैट इज n ग्रेटर देन m। अगर n ग्रेटर देन m हो जाए तो हम कहेंगे कि म्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए, इसका मतलब दिया गया समाकलन अभिसारी होगा, कन्वर्जेंट होगा यदि म्यू ग्रेटर देन 1 अर्थात 2n माइनस 2m ग्रेटर देन 1 अर्थात n ग्रेटर देन m। ठीक, आप बताओ डाइवर्जेंट कब होगा? सर म्यू लेस देन इक्वल्स टू 1। अभिसारी होगा, डाइवर्जेंट होगा अगर म्यू लेस देन और इक्वल टू 1। तो म्यू लेस देन और इक्वल टू 1 का मतलब है कि 2n माइनस 2m, 2n माइनस 2m लेस देन 1, इसका मतलब n लेस देन और इक्वल टू m। ये दो केस समझ लो कि म्यू ग्रेटर देन 1 पर अभिसारी या कन्वर्जेंट होगा, इसका मतलब 2n माइनस 2m ग्रेटर देन 1 हो, और वो तभी होगा जब n ग्रेटर देन m। तो n ग्रेटर देन m पे कन्वर्जेंट, और म्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है तो डाइवर्जेंट, इसका मतलब n लेस देन और इक्वल टू m है तो डाइवर्जेंट। तो आज एक बात बताओ, हम तो चेकिंग केवल इसकी इस इंटीग्रल की कर रहे थे, लेकिन हमने ये क्यों लिख दिया कि गिवन इंटीग्रल, ऐसा क्यों लिख दिया? तो पहले वाला इंटीग्रल तो डिसाइडेड है ना, कन्वर्जेंट है वो। डाइवर्जेंट है, तो दूसरा अगर डाइवर्जेंट होगा तो फिर पूरा डाइवर्जेंट होगा, और दूसरा अगर कन्वर्जेंट होगा तो पूरा कन्वर्जेंट होगा, ठीक यस है। सर। तो नीचे निष्कर्ष के तौर पे एक बार पूरा लिख दो, निष्कर्ष के तौर पे, कंक्लूजन के तौर पे, ये फर्स्ट काइंड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि फर्स्ट काइंड में ज्यादा क्वेश्चन है नहीं,
सेकेंड कांड में अच्छे 7-8 क्वेश्चन है। तो लिखो हैंस गिवन इंटीग्रल, इसलिए दिया गया समाकलन, ये वाला लिखो, ये 0 to infinity x की पावर 2m upon अभिसारी होगा, कब अभिसारी होगा ना, n ग्रेटर देन है। तो गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा जब n ग्रेटर देन है, और अपसारी या डाइवर्जेंट होगा अगर n लेस देन और इक्वल टू। तो ये आयोजन हमारा हो गया म्यू टेस्ट, ठीक है। और म्यू टेस्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब अगला टेस्ट है और उसका एक बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत आया क्वेश्चन है, एक नहीं दो है, उसमें 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उससे पहले टेस्ट लिख लो। टेस्ट का नाम है डिरिचलेट। डिरिचलेट टेस्ट, डिरिचले परीक्षण। तो डिरिचलेट टेस्ट क्या है पहले लिख लो, फिर क्वेश्चन समझाते हैं। हिंदी में कई लोग इसको डिरिचले पढ़ते हैं इस तरह से, लेकिन ये सही हिंदी है नहीं, फिर भी तुम लोग चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, डिरिचले परीक्षण। तो डिरिचलेट टेस्ट ठीक है, डिरिचले परीक्षण। तो लिखो जरा, इफ f(x) is bounded and monotonic, bounded and monotonic, यदि f(x) परिबद्ध और एक दिष्ट फलन है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f(x) इक्वल टू 0, यदि f(x) परिबद्ध और एक दिष्ट फलन है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f(x) इक्वल टू 0, ठीक है। तब then integral a to infinity f(x) into phi x into dx अभिसारी होता है, is convergent provided that, दोबारा सुनो, पहले नाम लिखो डिरिचलेट टेस्ट, डिरिचले परीक्षण, फिर लिखो यदि f(x) परिबद्ध और एकदिष्ट फलन है, if f(x) is bounded and monotonic function, limit x tends to infinity f(x) equal to 0, तब इंटीग्रल a to infinity f(x) phi x dx अभिसारी होता है, वह शर्ते कि प्रोवाइडेड दैट मॉडुलस ऑफ a to x phi x dx is bounded, a to x phi x dx is bounded। तो ये हमारा एक क्वेश्चन नहीं, ये फॉर्मूला है, इसको पढ़ लो। हिंदी में एक बार फिर बोल देते हैं, f(x) परिबद्ध और एक दिष्ट फलन है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f(x) इक्वल टू 0, तब a to infinity f(x) phi x dx अभिसारी होता है कि मॉडुलस a to x phi x dx परिबद्ध हो। राशि बताओ कौन सी 2 कंडीशन इसमें होने पे, कौन सी 2 कंडीशन होने पे हम बता देंगे कि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, अभिसारी है। इससे पहले तो लिमिट f(x) की जो लिमिट है वो 0 आनी चाहिए, और दूसरी मॉड्यूलस इंटीग्रल a to x phi x dx बाउंडेड होना चाहिए। ये बहुत ही स्टार क्वेश्चन है। अभी 19 और 20 के तो पेपर नहीं हुए हैं, लेकिन जब पेपर हुए थे उस समय जो क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन लिखो जरा, 18 में या 17 में जो क्वेश्चन आया है पहले वो क्वेश्चन लिखो, फिर आपको हम बताते हैं कि
इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाद में कराएंगे, पहले जो 18 में आया वो लिखो। तो सीखना है थोड़ा, दूसरे टेस्ट को याद रखना है। और क्वेश्चन आयु से तुमने पिछले टाइम पे क्या पूछा था कि हम कैसे जान पाएंगे कौन सा टेस्ट से करना है, तो उसका जवाब तुम्हें समझ में आ गया। यस सर। अगर ये जानना है तो बहुत अच्छे से, बहुत सावधानी से पढ़ना पड़ेगा, तो आप समझ सकती हो। नहीं तो फिर वही तरीका एक है ज्यादातर बच्चों के लिए कि आप उस क्वेश्चन को याद रखो कि ये क्वेश्चन कौन से टेस्ट से होगा। जैसे x की पावर 2m अपॉन 1 प्लस x की पावर 2n है, तो पता है कि वो म्यू टेस्ट से होगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आया था, कोई नाम लिख के नहीं आता कौन से परीक्षण से करना है, तो क्वेश्चन लिखो प्रूव दैट। शांत क्या कह रहे हैं? इसमें डाइवर्जेंट के लिए नहीं दिया। नहीं नहीं, इसमें डाइवर्जेंट के लिए नहीं है, ये केवल कन्वर्जेंट के लिए है। अगर वो नहीं कंडीशन होल्ड होंगी तो फिर दूसरा टेस्ट लगेगा, अबेल टेस्ट। तो लिखो टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल जीरो, नहीं ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो जैसे आया था एग्जाम में, ऐसे आया था क्वेश्चन, प्रूव दैट इंटीग्रल, सिद्ध करो कि समाकलन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस अल्फा एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स dx। तो प्रूव दैट इंटीग्रल e की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स dx अभिसारी होगा इज कन्वर्जेंट व्हेन अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये क्वेश्चन हमारा जब पेपर हुए थे तो 18 में आया था, उसके बाद पेपर ही नहीं हुए तो कोई मतलब ही नहीं है उसका चर्चा करने का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल ये, या फिर सिद्ध करो कि समाकलन अभिसारी होगा यदि अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो साहिल बताओ, ये दो बातें सीखो, एक तो ये कि एफ एक्स की लिमिट 0 हो, उसको एफ एक्स उसको मानेंगे जिसकी लिमिट 0 हो, और दूसरे ये फाई एक्स उसको मानेंगे जिसकी मॉडुलस वैल्यू बाउंडेड हो। तो अगर ये दो कंडीशन हो जाए तो हम कहेंगे कि वो जो इंटीग्रल है एफ एक्स इंटू फाई एक्स वो अभिसारी होगा, बाउंडेड होगा। तो इसमें कोई बता पाएगा कि एफ एक्स हम किसको मानेंगे और फाई एक्स किसको मानेंगे? कोई बता पाएगा? e की पावर माइनस एक्स को एफ एक्स मानेंगे। e की पावर माइनस एक्स तो कहीं है ही नहीं इसमें, e की पावर माइनस अल्फा एक्स है। देखो सबसे पहले तो इसके दो हिस्से करने पड़ेंगे, क्योंकि ये सभी टेस्ट जो है वो a टू इन्फिनिटी में लगते हैं, ना कि 0 टू इन्फिनिटी में। तो सबसे पहले तो इस इंटीग्रल को तोड़ना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन लिखो और गिवन इंटीग्रल करके इसके दो हिस्से कर दो, एक कर दो 0 टू a और एक कर दो a टू इन्फिनिटी। तो लिखो जरा, सॉल्यूशन लिखो और लिखो दिया गया समाकलन। तो गिवन इंटीग्रल, तो गिवन इंटीग्रल करके दिया गया समाकलन कर लो। और इसको दो हिस्से कर लो, एक कर लो 0 टू a और एक कर लो a टू इंफिनिटी, और जहां लिख दो वेयर a ग्रेटर देन 0, जहां a ग्रेटर देन 0। तो e की पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स के दो हिस्से कर लो, एक कर लो 0 टू a और एक कर लो a टू इंफिनिटी। अब देखो जो पहला इंटीग्रल है, ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि जो पहला इंटीग्रल है वो प्रॉपर इंटीग्रल है। तो चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो आयुषी अगर हम यहाँ पे सुना हो 11th 12th में लिमिट पढ़ी होगी, तो लिमिट साइन थीटा अपॉन साइन थीटा 1 होता है, और e की पावर 0 करोगे तो 1 हो जाएगा। तो आयुषी बताओ इसकी लिमिट कितनी आएगी? तो 1 आएगी। 1 आएगी। तो अगर इसकी लिमिट 1 है, इसका मतलब 0 पर फंक्शन डिफाइंड है। तो अगर 0 पे फंक्शन डिफाइंड है और a पर तो होगा ही डिफाइंड, a लिखने से तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। तो बताओ जो पहला इंटीग्रल है वो कैसा इंटीग्रल है?
सो कन्वर्जेंट। इंटीग्रल 0 to a और जो लिखा है वो लिख दो। तो पहले लिख देते कि प्रॉपर इंटीग्रल है। कैसा है? प्रॉपर इंटीग्रल। तो ये उचित समाकलन है, इसलिए अभिसारी है। सर इसकी वैल्यू 1 कैसे आई? है? इसकी वैल्यू 1 कैसे आई सर? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। ये छोटे छोटे तुम लोग होगे ना, तो ये पढ़ते होगे साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है। ये पढ़ा 12th में। लिमिट सर। थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है। सुना है? हाँ सर। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1 होता है। और देखो e की पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा, और ये भी 1 आएगा साइन थीटा अपॉन थीटा। तो 1 हाँ इंटू सर। 1 कितना आएगा? 1 आएगा। हाँ सर। है ना? तो साइन थीटा अपॉन थीटा की लिमिट 1 होती है, और 0 लिखेंगे तो e की पावर 0 भी 1 होगा। तो इसकी लिमिट 1 होगी, मतलब 0 पर x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की लिमिट 1 होगी। तो बताओ फंक्शन की लिमिट 1 होने का मतलब है कि एक उचित समाकलन है। अनुचित कब होता है आयुषी बताओ? कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब होता है? सो जब लिमिट मतलब अपर लिमिट या लोअर लिमिट में से कोई भी इंफिनिटी इनफाइनाइट जा रही है। या फिर एफ एक्स अनबाउंडेड हो जाए। यस सर। तो इसका देखो फंक्शन भी अनबाउंडेड नहीं है, क्योंकि 0 लिखेंगे तो भी एक निश्चित मान आ रहा है, और a लिखेंगे तो निश्चित आना ही आना है। तो इसका मतलब 0 और 1 पर या 0 से 1 तक कोई फंक्शन अनबाउंडेड नहीं हो रहा है। तो फंक्शन भी अनबाउंडेड नहीं है, परिबद्ध नहीं है, और लिमिट भी इन्फिनिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये उचित समाकलन है। तो इसलिए प्रथम समाकलन फर्स्ट इंटीग्रल 0 to a एक उचित समाकलन है, इसलिए अभिसारी है। इज प्रॉपर इंटीग्रल हैंस इट इज कन्वर्जेंट। हैंस इट इज। अब सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा? दूसरे इंटीग्रल पे। अगर दूसरा इंटीग्रल भी कन्वर्जेंट हुआ तो पूरा इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो जाएगा, और अगर दूसरा डाइवर्जेंट हुआ तो पूरा इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है? तो चलो अपन दूसरे इंटीग्रल को चेक करते हैं। तो ना भी टेस्ट कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल a टू इंफिनिटी। देखो अब आप समाकलन है ही नहीं है बेटा। तो हम समाकलन a टू इंफिनिटी e के पावर माइनस अल्फा एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स की अभिसारिता का परीक्षण करेंगे। लिखो देयरफॉर वी टेस्ट कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल ये। तो हम e के पावर माइनस अल्फा एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स डी एक्स की अभिसारिता का परीक्षण करेंगे। अब इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि एफ एक्स किसको लेना है और फाई एक्स किसमें को। एफ एक्स उसको लेते हैं जिसकी लिमिट 0 हो, और फाई एक्स उसको लेते हैं जिसकी लिमिट बाउंडेड हो जाए। ठीक है? तो बताओ कोई कि एफ एक्स किसको लेंगे और फाई एक्स किसको लेंगे? e की पावर माइनस अल्फा एक्स। e की पावर माइनस अल्फा एक्स। उसे लेंगे तो ये फिर अनबाउंडेड हो जाएगा। समझ गए? साइन इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी अनबाउंडेड हो जाएगा। तो तुम्हें ये दोनों मिला के लेने पड़ेंगे एफ एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स अपॉन एक्स, तो फिर लिमिट 0 होगी। अगर ये नहीं लोगे दोनों इकट्ठे तो फिर ये अनबाउंडेड हो जाएगा। ठीक? तो लिखो लेटर एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर। इन क्वेश्चनों को या ये मत समझना कि क्वेश्चन है तो हम कर लेंगे, क्वेश्चन भी याद करने पड़ते हैं एनालिसिस में। सिविका पता है ये बात तुम्हें? यस सर। क्वेश्चन भी याद करने पड़ते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन अगर किसी ने किया नहीं होगा तो वो अपने आप नहीं कर पाएगा, उसकी इतनी बुद्धि नहीं है बीएससी फाइनल ईयर में कि वो अपने आप कर ले। दुर्गेश हाँ सर। याद कर रहे हो क्या? मैं क्या? याद कौन कर रहा है? पता नहीं।
दरिया में कोई फूल खिले तो लगता है कि तुम हो। तो बता दो e की पावर माइनस अल्फा एक्स अपॉन एक्स में ऐसे लिखते हैं e की पावर, ये नीचे ही ले आओ तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन एक्स e की पावर अल्फा एक्स। तो देखो x को जब इंफिनिटी लिखेंगे तो e की पावर इंफिनिटी भी इंफिनिटी होता है, ये दुर्गेश 1 अपॉन इंफिनिटी आएगा। 1 अपॉन इंफिनिटी मतलब 0 हो जाएगा, तो ये लिमिट 0 हो जाएगा। तो देखा दुर्गेश की एफ एक्स हमने उसको माना है जिसकी लिमिट 0 हो। दुर्गेश डिरिचलेट में जो कंडीशन है उसमें एक कंडीशन ये है कि एफ एक्स जो फंक्शन इंटीग्रल है उसमें जो फंक्शन एफ एक्स है वो बाउंडेड हो और मोनोटोनिक हो और उसकी लिमिट 0 हो। तो ये तो अपने देख लिया कि एफ एक्स जो है उसकी लिमिट 0 है। अब तुम्हें ये बताना है कि ये मोनोटोनिक में कौन सा मोनोटोनिक है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। दुर्गेश एफ एक्स फंक्शन जो हमने माना है ये डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग, कोई बता पाएगा? इंक्रीजिंग ही होगा ना सर। वर्धमान कौन होता है? जो बढ़ते क्रम में होता है, और डिक्रीजिंग ह्रासमान घटते क्रम में होता है। तो ये एफ एक्स कोई बताएगा कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? बोलो क्या बताओ कैसा है? सर डिक्रीजिंग। बिल्कुल, देखो इसलिए डिक्रीजिंग है क्योंकि 1 अपॉन एक्स है, ये भी नीचे ही आ जाएगा ये। तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा तो 1 अपॉन एक्स ई की पावर अल्फा एक्स घटेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो 1 अपॉन है इसलिए घटेगा। तो दुर्गेश तुम्हें समझ में आ गया कि ये क्यों डिक्रीजिंग है? क्योंकि 1 अपॉन है ना, 1 अपॉन एक्स ई की पावर अल्फा एक्स। तो जब एक्स बढ़ेगा तो 1 अपॉन एक्स घटेगा। तो लिखो ऑल्सो एफ एक्स इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। तथा लिखो तथा एफ एक्स, बड़े ध्यान से धीरे धीरे पढ़ना और ये गर्म मत करना कि यार ये क्वेश्चन है हम कर लेंगे। ये क्वेश्चन भी थ्योरमों से कठिन है, क्योंकि थ्योरम में तो चलो रट जाता है, क्वेश्चनों में आपको याद रखना पड़ेगा ये किस मेथड का क्वेश्चन है। अगर डिरिचलेट का है तो डिरिचलेट से होगा, म्यू का है तो म्यू से होगा, अवेल का है तो अवेल से होगा, कंपैरिजन का है तो कंपैरिजन से होगा। तो बड़ा याद करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चनों को भी याद करना पड़ेगा। एनालिसिस है, कोई सरल नहीं होता है एनालिसिस में, कुछ भी चीज सरल नहीं होती है, ना क्वेश्चन सरल होते हैं ना कुछ और। ठीक है, तो सिविका बता एफ एक्स परिबद्ध और एक दिश ह्रासमान फलन है, एफ एक्स इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड फंक्शन। तो अब यस बताओ सर। क्या हमें एक लास्ट वैल्यू क्या निकालनी रह गई है, फाई एक्स के बारे में क्या दिखाना पड़ता है? सर मॉडुलस फाई एक्स को अबाउंडेड दिखाना पड़ेगा। तो मॉडुलस ऑफ ए टू एक्स फाई एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो जानबूझ के सिर्फ हमने यहाँ पे साइन एक्स को चुना था फाई एक्स, जिससे कि साइन एक्स का इंटीग्रल भी हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि साइन और कॉस के मान माइनस से प्लस के वर्ग के बीच में होते हैं। तो हाँ फाई सर। एक्स की जगह यहाँ साइन एक्स लिखेंगे। बता सिर्फ साइन एक्स का जब इंटीग्रल करेंगे तो माइनस कॉस एक्स होगा। यस सर। ये जो मॉडुलस है इसके अंदर कितना वैल्यू आएगा? सर माइनस कॉस एक्स की लिमिट ए से एक्स। माइनस कॉस एक्स की लिमिट चढ़ाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मॉडुलस में चाहे लिख लो कॉस ए माइनस, चाहे मॉडुलस लिख लो कॉस एक्स माइनस कॉस ए, मॉडुलस में कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। नो सर। अब सिविका बताओ कि ये बाउंडेड अगर है तो बड़ी से बड़ी वैल्यू इसकी क्या हो सकती है? कॉस एक्स, कॉस की सबसे छोटी वैल्यू जो होती है -1 और सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो 1। तो +1 cos x माइनस कॉस ए का बड़े से बड़े मान क्या हो सकता है? सर 1। 2। 2 क्यों होगा सेविका पता? क्योंकि अगर ये इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी जब cos x बहुत बड़ा हो और cos a बहुत छोटा हो। तो cos x बहुत बड़ा कितना हो सकता है? 1 माइनस cos a बहुत छोटा हो, cos की सबसे छोटी वैल्यू होती है -1।
तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू अगर हो सकती है कोई, तो वो कौन हो सकती है स्वीकार? 2। 2 से बड़ा मान इसका कभी जिंदगी में आ ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है, इंटीग्रल है, ये लेस देन और इक्वल टू 2 होगा एक्स के सभी मानों के लिए, और ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स के सभी मानों के लिए। साहिल बताओ, ये बात समझ में आ गई कि cos x माइनस cos a जो है उसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू 2 हो सकती है, 2 से बड़ा ये कभी नहीं होगा, क्योंकि cos x की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, और cos a इसकी सबसे बड़ी वैल्यू वो होगी जिसमें cos x सबसे बड़ा हो और cos a सबसे छोटा हो। तो cos a सबसे छोटा कितना होगा? -1। cos x सबसे बड़ा कितना होगा? 1। तो 1 + 1 हो जाएगा। साहिल बताओ क्या कहना है? यस सर, समझ आ गया ये तो। समझ में आ गया? हम्म, तो इसका मतलब ये इंटीग्रल जो है a टू इंफिनिटी a टू x 5x dx ये बाउंडेड है। तो लिखो implies that integral a to x 5x dx is bounded for finite values of x, for all finite values of x, x के सभी परिमित मानों के लिए ये इंटीग्रल बाउंडेड। अब बता साहिल, डिरिचलेट परीक्षण में जो कंडीशन होती है वो सभी कंडीशन लग गई। पहली कंडीशन होती है कि एफ एक्स मोनोटोनिक और बाउंडेड हो, लिख दिया अपन ने, यस एफ एक्स मोनोटोनिक बाउंडेड है। दूसरी होती है कि लिमिट एफ एक्स इक्वल टू 0 हो, वो भी अपन ने देख ली थी कि लिमिट 0 हो। तीसरी होती है कि यस सर, इंटीग्रल 3x बाउंडेड हो, वो भी हो गया। तो बता डिरिचलेट यस सर। परीक्षण एफ एक्स और 5x का जो मल्टीपल है वो कैसा होगा? आंसर तो fx का 5x का मल्टीपल डिरिचलेट टेस्ट, इसलिए कन्वर्जेंट होगा सर। इंटीग्रल a टू इंफिनिटी f(x) dx इक्वल टू a टू इंफिनिटी f(x) की जगह कितना माना था हमने? e के पावर माइनस अल्फा x अपॉन x, और 5x की जगह माना था sin x dx। अभी सारी होगा तो सारे समझ में आया कि इंटीग्रल जो होगा f(x) into 5x डिरिचलेट परीक्षण से अभी सारी होगा। इंटीग्रल यस a सर, इंफिनिटी f(x) into 5x अभी सारी होगा। दीपिका एक बार पूरा क्वेश्चन ऐसे ही मन में एक्सप्लेन कर दो, एक लाइन और लिख ले फिर करना है। तो अभी ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो गया। आप बता दीपिका, गिवन इंटीग्रल में दो हिस्से थे, एक पहला हिस्सा कन्वर्जेंट था, दूसरा भी कन्वर्जेंट हो गया। तो बताओ गिवन इंटीग्रल कैसा होगा? सर कन्वर्जेंट। तो लिखो हैंस गिवन इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस अल्फा एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स dx अभिसारी होगा। तो हैंस गिवन इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e के पावर, दोनों अगर कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट होगा, दोनों में से एक भी डाइवर्जेंट हो गया तो इंफिनिटी हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो क्योंकि पहला तो हमेशा ही कन्वर्जेंट होता, प्रॉपर इंटीग्रल होता है, दूसरा भी कन्वर्जेंट है, तो गिवन इंटीग्रल दिया गया समाकलन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस अल्फा एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स dx भी अभिसारी होगा। ठीक है, लिख लो। तो ये नाम जरूर लिखना पड़ता है, डिरिचलेट टेस्ट। तो जो टेस्ट आप लगाओगे, तो ये साहिल 18 में क्वेश्चन अभी आया था जब पेपर हुए थे, उसके बाद तो पेपर ही नहीं हुए हैं। तो साहिल अब उस क्वेश्चन को हम पकड़ते हैं जो यहाँ का सबसे ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन है डिरिचलेट का। तो लिख लो पहले इसको पूरा आराम से, सबने लिख लिया होगा। तो देखो ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है अक्सर, तो इसको हम लिखते हैं पहले। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, एक बार क्या बहुत बार पूछा गया है कि सो दैट इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी, ये इस पे 10-20 स्टार लगा लेना है। ये अभी तक का बहुत स्टार क्वेश्चन है। इससे पहले भी x के पावर 2m वाला था,
उससे पहले भी cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था। तो जब अपन बात करेंगे तो ये तीसरा या चौथा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बैठेगा। तो लिखो, सिद्ध करोगे 0 to infinity sin x स्क्वायर dx अभिसारी है। प्रूव दैट इंटीग्रल 0 to infinity sin x स्क्वायर dx अभिसारी है, इज कन्वर्जेंट। इसी में ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आया कि प्रूव दैट इंटीग्रल 1 से इंफिनिटी sin x स्क्वायर dx इज कन्वर्जेंट। अभी पिछले टर्म में दुर्गेश ने कहा था कि 0 to a to infinity हम लें तो उसकी जगह हम 0 से 1 और 1 से इंफिनिटी ले लें तो क्या दिक्कत होगी। तो दुर्गेश भाई तुम्हारे दिल की बात आ गई है कि इसमें हम, क्योंकि इसको भी अपन को करना है, तो 0 to a to infinity लेंगे तो फिर इसको 1 से करना पड़ेगा। तो अपन इसके टुकड़े ऐसे करेंगे 0 to 1 और 1 से इंफिनिटी, ठीक है। हालांकि a जो है वो 1 हो जाएगा, इस तरह से मान लो, ठीक। तो दोनों क्वेश्चन इकट्ठे लिख लो, जो आए वो कर देना, चाहे ये आए तो इसे कर देना, ये आए तो इसे कर देना, ठीक है। तो अगर ये आएगा तो हम लोग स्टार्टिंग की कुछ लाइनें छोड़ देंगे, और ये आएगा तो पहले टुकड़े करेंगे 0 से 1, 1 से इंफिनिटी। चलो लिखो सॉल्यूशन। इसका पिछला क्वेश्चन एक बार बता दो, कैसे कैसे क्या क्या किया हम लोगों ने इसमें। सर पूरा पूरे में है ही क्या, एक्सप्लेन करना, केवल नॉर्मली बता दो क्या क्या किया। तो पहले तो मतलब नॉर्मली जैसे हम इंटीग्रल ब्रेक करते हैं 0 से a से इंफिनिटी, पहले तो बस वही कर लेंगे गिवन इंटीग्रल लिख के। फिर जो उसका फर्स्ट पार्ट है मतलब इंटीग्रल 0 से a, वो तो प्रॉपर इंटीग्रल होता है, प्रॉपर है मतलब कन्वर्जेंट है। इसका मतलब हमें सिर्फ सेकंड में करना है जो करना है, तो हम सेकंड का कन्वर्जेंस करेंगे टेस्ट। इसके लिए टेस्ट करने के लिए अब ये वाला क्या है कि डिरिचलेट से होगा। तो डिरिचलेट के लिए हमें एक को fx लेना पड़ेगा, दूसरा को phi-x। फिर हम fx उसको लेंगे जिसकी लिमिट 0 आएगी, और phi-x उसको लेंगे जो बाउंडेड होगा। तो अगर यहाँ पावर अपॉन x को जब लेंगे fx, तो फिर उसकी लिमिट 0 आएगी, और जो sin x phi-x बाउंडेड। तो हम क्या करेंगे, fx और phi-x लेके फिर हमने क्या कर लिया, उसके बाद अब हमें देखना पड़ेगा कि मॉडुलस इंटीग्रल a से x phi-x dx बाउंडेड है कि नहीं है। अगर वो भी बाउंडेड आ जाता है तो फिर डिरिचलेट टेस्ट लग जाएगा। तो फिर हम मॉडुलस इंटीग्रल a से x phi-x dx निकालेंगे, तो जो उसकी वैल्यू वो लेस देन और इक्वल टू 2i, लेस देन और इक्वल टू 2i मतलब वो बाउंडेड फंक्शन है x की सारी फाइनाइट वैल्यूज के लिए। तो फिर इसका मतलब जो डिरिचलेट टेस्ट की दो कंडीशंस थी, वो दोनों ही कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई कि fx की लिमिट 0 है, और जो इंटीग्रल a से x phi-x dx है मॉडुलस वो भी बाउंडेड है। इसका मतलब डिरिचलेट टेस्ट इजीली लग जाएगा। तो फिर डिरिचलेट टेस्ट से ये जो इंटीग्रल है 0 से इंफिनिटी ये हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, इसे चलो सॉल्व करते हैं। हाँ लिखो जरा, तो ये क्वेश्चन लिखो, लिखो सॉल्यूशन लिखो, गिवन इंटीग्रल करके जो है इनसे पाके इनसे को 10 मिनट के लिए थोड़ा सा ये है ना बच्चा। तो इसको लिखो सेविका, इसे इंटीग्रल को गिवन इंटीग्रल करके दो हिस्सों में तोड़ दो, एक तोड़ दो 0 to 1 और एक तोड़ दो 1 से इंफिनिटी। तो ये जो 0 to 1 है इसका ये प्रॉपर इंटीग्रल है, ठीक है। तो लिखो गिवन इंटीग्रल लिखो, और उसके दो हिस्से कर दो 0 to 1 प्लस 1 से इंफिनिटी, ठीक है। अब ये जो 0 to 1 है ये प्रॉपर इंटीग्रल है, तो क्योंकि 0 to 1 sin x स्क्वायर dx ये प्रॉपर इंटीग्रल क्यों है?
सेविका, हाँ सर, ये 0 to 1 प्रॉपर इंटीग्रल क्यों है? सर ये बाउंडेड है और इसकी लिमिट भी फाइनाइट है, 0 से 1 है ना। साइन 0 0 होता है और साइन 1 भी फाइनाइट होता है, इसलिए ये उचित समाकलन लिख दो, क्योंकि 0 to 1 साइन हम बोल के आते हैं इनसे थोड़ी देर के लिए, तो कोर्स अपना क्वेश्चन हो जाए, इतनी देर के लिए बंद करना है, ठीक है। देखना है 10 दिन निकल जाए। तो अब सेविका जल्दी जल्दी इसे खत्म कर लो, फिर कल देखेंगे, पढ़ा देंगे, ठीक है। सेविका इसको लिख लिया, 0 to 1 उचित समाकलन है, इसलिए अभिसारी है, therefore it is convergent। अतः यह अभिसारी है। तो बता सेविका, अगर ये अभिसारी है तो किसकी चर्चा करें अपन? सर सेकंड वाले की। देखो, therefore भी टेस्ट कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल 1 to infinity sin x स्क्वायर dx, ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसलिए हम करा भी रहे, नहीं तो अभी कल ही कराते। फिर लिखो जल्दी से। अतः हम 1 से इंफिनिटी sin x स्क्वायर dx की अभिसारिता का परीक्षण करेंगे। अगर इसका 1 से इंफिनिटी आए तो यही से शुरू कर देना, ठीक है। फिर ये वाला पोर्शन नहीं लिखेंगे अपन, ठीक है। यस तो सर। बता, इसमें f(x) और phi(x) तुम्हें दिख रहा है? भी टेस्ट कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल 1 to infinity sin x स्क्वायर dx दिख रहा है इसमें? सर दिख तो नहीं रहा है, लेना पड़ेगा। तो इसमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखो, लिखो सिंस करके लिखो, चूंकि सिंस 1 to infinity sin x स्क्वायर dx इक्वल टू, इसे देखो बेटा ऐसे लिखो, 1 से इंफिनिटी 2x sin x स्क्वायर इंटू 1/2x dx। तो ये समझ में आ गया होगा कि फाई एक्स किसको अब लेना है और एफ एक्स किसको लेना है। तो 2x का मल्टीप्लाई किया 2x का डिवाइड, तो देखो साइन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल आराम से हो जाएगा, साइन टी का माइनस कॉस टी। तो एफ एक्स किसको लेंगे प्रियंका? 1/2x। और फाई एक्स किसको लेंगे? 2x साइन एक्स स्क्वायर, ठीक। तो सिविका बताओ, एफ एक्स मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग? सर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। तो लिखो, लिखो क्लियरली, एफ एक्स इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, नहीं डिक्रीजिंग, 1/2x है ना। तो लिखो स्पष्टतः एफ एक्स परिबद्ध तथा एक दिश ह्रासमान फलन है। एफ एक्स इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स परिबद्ध और एक दिश ह्रासमान फलन है। एफ एक्स इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। और इसकी लिमिट निकाल के बताओ सेविका, लिमिट कितनी आएगी? 0।
कि लिमिट कितनी आएगी, 0 आएगी 1/∞। हाँ सर। तो सब लोग लिख लो अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं इस समय। इसके बाद हम रोक देंगे, पर कल पढ़ाएंगे। तो एफ एक्स की लिखो, एफ एक्स के बारे में कि एफ एक्स क्लियरली एफ एक्स इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। एफ एक्स परिबद्ध और एक दिष्ट ह्रासमान फलन है तथा लिमिट एक्स टू इंफिनिटी एफ एक्स इक्वल टू 0। अब सिर्फ जो फाई एक्स के बारे में चर्चा करनी है वो बताओ कि जो फाई एक्स है, यहाँ से 1 से एक्स फाई एक्स, तो ये चर्चा जो हमें करनी है 1 से एक्स 2x और साइन एक्स स्क्वायर। तो सिर्फ क्या था, इसका इंटीग्रल सोच लिया, साइन एक्स स्क्वायर को t मानेंगे तो 2x dx dt हो जाएगा। तो साइन t dt का इंटीग्रल करना है, तो बताओ साइन t dt का इंटीग्रल कितना होगा बहन जी? सर माइनस कॉस टी। माइनस कॉस टी में बेटा t की जगह एक्स स्क्वायर लिखो तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर होगा, फिर उसमें x की जगह एक बार x लिखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बताओ कितना लिखते हैं मॉडुलस में? सर कॉस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस 1। कॉस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस 1 स्क्वायर या 1। अब बताओ इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? सर एक सेकंड। अरे ये बेटा ये सोचना नहीं पड़ता, वही 2 होती है, क्योंकि चाहे कॉस हो चाहे साइन हो, क्या फर्क पड़ना है? इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू वही 2 हो सकती है। तो ये लेस देन और इक्वल टू 2 होगा हमेशा, तो हमेशा ये 2 ही होगा। नीचे लिख देना फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स के सभी परिमित मानों के लिए, फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स। इसमें दिमाग मत लगाया करो, ये 1 हो सकता है मैक्सिमम और इसको मिनिमम होना चाहिए, तो ये -1। हाँ सर। दिमाग मत लगाया करो, ठीक है? हाँ। तो लिखो फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स, तो लिखो आता है मॉडुलस ऑफ 1 से x पाई x dx is bounded for finite values of x। सर ये cos 1 की पावर 1 स्क्वायर है सर, वो मिनिमम हुआ कैसे सर? वो तो कांस्टेंट दिया ना पहले से ही। अरे भाई साहब ये बताओ, मान लो इसकी वैल्यू 0.2 आ गई, तो अभी वो 2 से तो छोटी ही होगी यार, मजाक क्यों करते हो? लेस हाँ नहीं देन सर आप बताएं। 2 होना जरूरी थोड़ी, लेस देन भी तो हो सकता है। हाँ वो तो हो सकता है। मान लो इसकी वैल्यू 0 भी आ गई तो भी तो वो 2 से तो छोटा ही होगा ना। अगर कोई हाँ फंक्शन किसी एक निश्चित संख्या से छोटा है तो उसको बाउंडेड कहते हैं, अपर बाउंड कहते हैं कि नहीं? यस सर। तो कुछ भी हो जाए वैसा 2 से तो छोटा ही होगा, उसमें क्यों दिमाग लगा रहे हो? 2 से बड़ा ठीक है हो सर। सकता है, ये बताओ तुम तो। नहीं सर 2 से बड़ा नहीं हो सकता। तो बस कुछ भी हो, लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या है? या तो लेस देन होगा या इक्वल टू, ज्यादा 2 हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब 2 उसका अपर बाउंड हो गया, ऊपर ही परिबंध हो गया, और 2 अपर बाउंड है तो ये बाउंडेड फंक्शन हो गया। तो ये जो इंटीग्रल है 1 से x पाई x dx, ये परिबद्ध फलन है, x के सभी परिमित मानों के लिए परिबद्ध फलन है। बताओ साहिल, कौन से टेस्ट की सभी कंडीशन होल्ड हो गई है? डिरिचले। ड्रिचलेट। तो ड्रिचलेट के सभी प्रतिबंध होल्ड कर लिए इस फंक्शन ने, तो इसलिए ड्रिचलेट परीक्षण से 1 से इंफिनिटी साइन एक्स स्क्वायर dx अभिसारी है। लिखो देयरफॉर बाय ड्रिचलेट टेस्ट, देयरफॉर बाय ड्रिचलेट, डी नाम है तो बड़ा बना देते हैं, ड्रिचलेट टेस्ट। इसलिए ड्रिचलेट परीक्षण से इंटीग्रल 1 से इंफिनिटी एफ एक्स इंटू फाई एक्स डी एक्स इक्वल टू, देखो एफ एक्स को फाई एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वही इंटीग्रल आएगा साइन एक्स स्क्वायर, और लिख दो अभिसारी होगा इस कन्वर्जेंट। तो इसलिए ड्रिचलेट परीक्षण से इंटीग्रल 1 से इंफिनिटी एफ एक्स इंटू फाई एक्स डी एक्स इक्वल टू ये अभिसारी होगा। अब बताओ साहिल, अगर ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो दिया गया इंटीग्रल कैसा होगा?
कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट। तो लिख दो हैंस गिवन इंटीग्रल, ये वाला लिखना 0 to infinity sin x square dx, हैंस गिवन इंटीग्रल 0 to infinity sin x square dx अभिसारी होगा इज कन्वर्जेंट। तो साहिल ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन डिरिचलेट परीक्षण से थे, लेकिन थोड़ा और भी बताना है तुम लोगों को। अभी ये शोर शराबा ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम तुम्हें कुछ क्वेश्चन दे ही दे रहे हैं घर के लिए। उनको देखना, केवल आएंगे इन्हीं एग्जाम में, इन्हीं 2 में से आएगा। देखना इसलिए कि बाय द वे कभी तुम्हें खुद का दिमाग चलाना हो तो कैसे चलाओगे, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन लिख लो, फिर कल हम क्लास तुम्हारी बुधवार है ना, तो कल दोपहर में क्लास लेंगे। अभी ग्रुप पे जाके सभी बच्चे 1-2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उनको देखना है, बच्चे बूढ़े और जवान सबको। तो ग्रुप पे जाओ, और जिन लोगों की फीस कंप्लीट नहीं है, फीस का मतलब अब वो नहीं बचा है कि यार 1000 जमा है, 2000 जमा है। अब आपको फीस 10 दिसंबर तक कंप्लीट करनी है। जिन लोगों को कंप्लीट करनी है वो लोग अपना, जिनको पूरा कोर्स पढ़ना है, 10 दिसंबर से हम डेली बैच कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस होना ऐसे मुश्किल है। तो कोई ऐसा टाइम डिसाइड कर रहे हैं जिसमें MWF की इवनिंग करना चाह रहे हैं, और TTS में तो ये चल ही रहा है। तो उस तरह से तुम्हें ध्यान देना है कि फीस 10 दिसंबर तक, अभी से बोल दो घर वालों को कि सब लोगों को क्या क्या करना है, ठीक है साहिल। यस सर। सबको बता दो एक बार, समझ के ये बात। सर समझ गया सर, आपकी बात सही। तो 10 दिसंबर तक ये लोग फीस कंप्लीट कर लें जिनको पढ़ना है, और फिर डेली बैच करके हम कोशिश करेंगे फरवरी तक सिलेबस खत्म कर दें, 2-2.5 महीने में। यस 2-2.5 महीने सफिशियंट होते हैं, ठीक है। साहिल होते हैं कि नहीं होते हैं? उसके बोल दो उसको अब चला ले तू मशीन। अरे यस वो सर। नहीं, हमने मना कर दी उसको, क्लास के चक्कर में मना कर दिया उसको, बोल दे चला ले। कुछ कहना है साहिल, या किसी को कुछ कहना हो नहीं सर। तो ठीक है, अलविदा कह देते। बाय बाय। ये क्या था, क्यों था? दरवेश